तो लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं पहले एक चीज़ बता रही हूँ। कल जो हमने पढ़ा था उसका मैं एक रिकैप या फिर कह लो एक ऊपर से ओवरव्यू पूरा दूंगी, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे अभी भी नए हैं, मतलब एक दो मुझे ऐसा लग रहा है। विष्णु तो आज आया है और तनुज ख्याति कल भी थे। तो कोड ये होगा, कल का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो कवर करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे सूडो कोड और फ्लो चार्ट्स। अब ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इजी टॉपिक है, ये बहुत बोरिंग टॉपिक भी है क्योंकि ये हमें आता है, बट स्टिल मैं ये क्यों करवा रही हूँ। जब मैंने ये पढ़ा था पहले तो मुझे लगता था कि ये तो कहीं नहीं पूछता, फ्लो चार्ट कौन पूछता है, लोग तो कोड लिखवाते हैं। बट फ्लिपकार्ट का एक इंटर्नशिप राउंड हुआ था जहाँ पे सिर्फ वो सूडो कोड दिए थे और हमें उसका आउटपुट देना था। तुम्हें कोई लॉजिक नहीं लिखना, तुम्हें कोई टेस्ट केस पास नहीं करने, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सूडो कोड्स दिया गया है। कहीं कहीं तुम्हें फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं और तुम्हें उन्हें पहचानना ज़रूरी है। और बहुत ऐसे कुछ बेसिक एमसीक्यूज हो जाते हैं जहाँ पे आपसे पूछ लेता है। अब मैंने ये किसी सीनियर से सुना था कि जो कंपोनेंट्स होते हैं फ्लो चार्ट के उनके बारे में थोड़ा मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, ये अगर मुझे ये काम करना है तो इसके लिए कौन सा कंपोनेंट है। तो मुझे इतना पता है कि हो सकता है कि तुम लोग को थोड़ा आइडिया हो इस टॉपिक के बारे में। बट आज हम वो टॉपिक कवर करेंगे, फ्लो चार्ट सूडो कोड। परसों से मतलब कल की क्लास में मैं थोड़ा इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता दूंगी ताकि हम अपना जो कोडिंग का इन्वायरमेंट है वो सेटअप कर पाए। साथ ही साथ गिटहब का पे तुम्हारा अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पे किसका किसका गिटहब पे अकाउंट है, कौन कौन गिटहब चलाता है, किसको गिटहब का आइडिया या फिर नहीं है तो मैं बताऊंगी। ख्याति, तुम्हें तुम्हारा गिटहब है ख्याति? है, ठीक है। तनुज? अभी कल क्या होगा मैं बताती हूँ। आज की क्लास में तो हम सूडो कोड वगैरह पढ़ेंगे और अच्छे मतलब कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाऊंगी। मैं आप लोग को एक अप्रोच भी बताऊंगी कि सोचना कैसे है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, जो मैंने अभी तक फॉलो करा है और जो मैंने सीखा है। ठीक है, एक तो ये बताऊंगी, सूडो कोड वगैरह का प्रैक्टिस करवाऊंगी और जो कल पढ़ा था वो एक बार बता दूंगी कि मैंने क्या पढ़ाया था कल। कल की क्लास में क्या होगा, अपकमिंग नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को इंटेलिजे आइडिया पे हम कोड करेंगे। ठीक है, तो इंटेलिजे आइडिया का इंस्टॉलेशन, जेडीके का इंस्टॉलेशन, और उसके बाद एक रेपो बनानी है हमें जहाँ पे हमारा सारा कोड प्रेजेंट होना चाहिए। अब रेपो क्या होती है, एक तरह का रिपोजिटरी इंस्टेंस, एक तरह का फोल्डर है वो तुम्हारे गिटहब में, जहाँ पे तुम्हारे सारे के सारे कोड जो होते हैं वो फाइल्स के फॉर्मेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कल मैं गिटहब की एक रेपो भी बनवाऊंगी और जो भी कोड मैं करवाऊंगी वो सारा कोड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट अगर मैं आपको कोई होमवर्क दूंगी तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप वो होमवर्क कंप्लीट करो। अब एक चीज़ जो मेरे मन में आ रही थी ये होमवर्क वाला आइडिया से पहले, कि मुझे पता है कि अगर मैं होमवर्क दी और तुम लोग वो होमवर्क नहीं करोगे तो फिर क्लास नहीं आओगे, और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग क्लास ना आओ, क्योंकि मैं फ्री में पढ़ा रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि तुम लोग आओ। तो होमवर्क का ऐसा सीन रहेगा कि 2 दिन तक होमवर्क दिए जाएंगे। एक दो मतलब आज मैंने दिया, कल मैं दूंगी, अगर कल तो शायद खास शायद नहीं ही होगा, तो कल अगर मैं दूंगी तो 2 दिन के बाद मैं होमवर्क दे दूंगी, तो तुम्हारे पास होमवर्क कंप्लीट करने का 2 दिन का टाइम रहेगा। और अगर तुम फिर भी नहीं कर पाते हो मैं डिस्कस करूंगी, बट अगर मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ तो तुम्हें भी एफर्ट्स डालने होंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ने से रिलेटेड। ठीक, कोडिंग हम परसों की क्लास से करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो मैं नहीं चाहूंगी कि मैं ये एज्यूम करके बिल्कुल नहीं चल रही हूँ कि तुम्हें कुछ आता है। मैं ये नहीं चाहती कि मैं ये एज्यूम करूँ कि तुम लोग को कुछ आता है। मैं चाहूंगी कि मैं बेसिक से पढ़ाऊँ एकदम। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, कल का जो लेक्चर था वो मैंने लेक्चर 0 कर दिया है क्योंकि मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं करा था, तो आज से हम ऑफिशियली लेक्चर को अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा था वो था कि, एक सेकेंड थोड़ा जगह बना लो। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? ठीक है,
कौन मुझे इसका जवाब देगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है? कौन मुझे जवाब देगा? चलो, विष्णु बताओ। ये प्रोग्रामिंग इज मतलब टाइप ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं। हम्म। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग बेसिकली एक तरह का प्रोसेस होती है, ठीक है? एक तरह का प्रोसेस होती है जहाँ पे आप क्या करते हो, कंप्यूटर को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक, यहाँ पे मैं एक प्यारे से जानवर का एग्जांपल ले लेती हूँ, वो इंसान होते हैं, ठीक है? हम इंसान प्यारे जानवर होते हैं, ठीक। अब जब ये इंसान पैदा होता है, इसको कुछ नहीं आता, ये बेबी होता है, इसको एग्जाम हमारी लैंग्वेज नहीं पता होती, बहुत सारी चीजें। तो वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग से सीखता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस ये अपने मम्मी पापा से लेता है, फैमिली मेंबर से लेता है। उसके बाद हम जब इसको बोलते हैं कि बेटा चलो, जब बच्चा चलना शुरू करता है, मैं उसको बोलती हूँ बेटा जाओ चल के आओ, मेरे लिए पानी लेकर के आओ। तो मैंने क्या किया, मेरा ये जो प्यारा जानवर है, ये चलना शुरू करता है किस बेसिस पे? कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो मैंने इसको एक टाइम पे दिए थे, उनको वो अपने अंदर स्टोर करता है दिमाग के अंदर, और फिर वो चलता है और मेरे लिए पानी लेकर के आता है, ठीक। तो प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, मैं क्यों, ये बहुत गंदा एग्जांपल था शायद, बट ठीक है, एग्जांपल है। रियल लाइफ से रिलेट करने के लिए गंदे गंदे एग्जांपल कभी कभी देने पड़ते हैं। तो प्रोग्रामिंग इन सेंस कि प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक ऐसा प्रोसेस जो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है? ये हमारा प्रोग्रामिंग होता है। अब ये जो हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं, ठीक। अब ये प्रोग्राम जो है, अब मैं एक चीज बताती हूँ जो मैंने कल की क्लास में नहीं बताया था। मैंने प्रोग्राम वर्सेस अल्गोरिदम, इसका मुझे डिफरेंस कौन बताएगा? पहले मुझे ये बताओ अल्गोरिदम क्या होता है, कौन बताएगा मुझे ये? विष्णु तुम हाथ अभी भी खड़ा किए हुए हो, तुम्हें बताना है? नहीं बताना, चलो फिर मैं बताती हूँ। ख्याति, कल की क्लास में तो आप भी थे, आप क्यों नहीं बताना चाह रहे हो? हाँ। एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देने को। हाँ, सही बोला, तनुज ने भी सही बोला और ख्याति ने भी सही बोला। देखो एल्गोरिदम क्या होता है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था मैगी का, ठीक है? मैगी का एग्जाम्पल मैंने ऐसे दिया था कि मुझे, मेरी एक प्रॉब्लम है कि मुझे मैगी बनाने नहीं आती। अब अगर मुझे कोई बता रहा है मैगी कैसे बनाते हैं, तो वो मुझे कुछ स्टेप्स बताएगा कि तुम एक बर्तन लो, उसमें तुम पहला क्या करो, बॉईल करो वाटर, ठीक है? बॉईल करो वाटर को, फिर वाटर बॉईल करने के बाद मुझसे वो कहेगा कि तुम मैगी डालो उसमें, ठीक। मैगी को तुम उसमें डाल दो, फिर वो मुझसे क्या बोलेगा कि, एक सेकेंड, कोई आ गया। Ouch. एक तो ये देर देर से आता, अच्छा दीपांशी, ओके। दीपांशी आप देर नहीं हो, थैंक गॉड। तो देखो मैंने क्या बताया कि एल्गोरिदम क्या होता है, मैंने कल एक एग्जांपल दिया था मैगी का, कि पहले मुझे नहीं आती, कोई बताएगा मुझे, तो वो मुझे कैसे बताएगा कि यशिका पहले तुम पानी उबालो, फिर तुम उसमें मैगी डालो, उसके बाद तुम उसका मसाला डालो, और अगर तुम्हें एक्स्ट्रा स्पाइसी पसंद है तो तुम ऊपर से मैगी मसाला मैजिक वाला भी डाल दो, और फिर तुम क्या करो, उसको बॉईल होने के लिए छोड़ दो लगभग 15 मिनट के लिए, 5 मिनट में मैगी नहीं बनती, 15 मिनट के लिए छोड़ दो, ठीक। तो ये क्या हो गए, ये कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गए जो मुझे कोई दे रहा है परफॉर्म करने के लिए। अब एल्गोरिदम और प्रोग्राम में एक बहुत छोटा डिफरेंस होता है, वो ये होता है, प्रोग्राम एक सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मतलब जो हम लैंग्वेजेस पढ़ते हैं जैसे जावा हो गई, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई और अदर लैंग्वेजेस हो गई, इनमें जो हम एक्चुअल कोड लिखते हैं, सेट ऑफ कोड जो लिख रहे होते हैं, इसको हम प्रोग्राम कहते हैं। अल्गोरिदम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो एक कंप्यूटर को बताया जाता है एक प्रोग्राम लिखने के लिए किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, ठीक है?
क्या कहा मैंने कि एल्गोरिदम क्या होता है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जैसे मुझे कोई पर्सन है जो बता रही है मैगी बनाना कैसे है मुझे, तो उसने मुझे बताया, अब मैं उसको उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए कुछ सेट ऑफ कोड लिखूंगी, वो मेरा हो गया प्रोग्राम। ठीक है, तो एल्गोरिदम और प्रोग्राम और एल्गोरिदम के बीच में यही डिफरेंस होता है कि एल्गोरिदम जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है और प्रोग्राम सेट ऑफ कोड होता है जो हम परफॉर्म करते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब मुझे क्या बताना था, चलो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बताती हूँ। किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। आज अभी आप लोगों में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिसने एरे पढ़ लिया होगा, ऊपर ऊपर से कॉलेज में पढ़ा दिया होगा, स्ट्रिंग भी पढ़ा दिया होगा, आप लीड कोड पे हो सकता है कोई बच्चा क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हो। तो जब भी हम लीड कोड पे सवाल सॉल्व करते हैं, कोई इजी लेवल का भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमें ये होता है कि यार मैं इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करूं, कि मुझे मतलब लॉजिक कैसे लगाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या इसमें। ठीक, तो अब देखो इसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम। ठीक, या सेम प्रॉब्लम मतलब अच्छा ओ कैसे कैसे किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करें, ओके मैं समझ गई। तो देखो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या है इसका, पहला स्टेप क्या है कि तुम्हें उसको समझना होगा। अब ऐसे तो बहुत लोग बता देते हैं कि देखो जब भी तुम्हें क्वेश्चन दिखे ना तो पहले तुम उसको समझो। अरे मैं समझूं क्या, कैसे समझूं, मैं बताती हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि तुम मुझे मैं एक जंगल में खो गई हूँ, नहीं मुझे इसका एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें ऐसे समझाती हूँ। ठीक है, देखो अंडरस्टैंड करना किसी प्रॉब्लम को क्या होता है कि ये प्रॉब्लम मुझसे क्या मांग रही है। अगर मैं किसी टफ सिचुएशन में फंस गई हूँ, जैसे हम सबकी लाइफ में क्या होता है कि हम किसी टफ सिचुएशन में फंस जाते हैं और फिर हम डिप्रेस हो जाते हैं, जैसे लीड कोड पे कोई क्वेश्चन देख करके हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। समझने का मतलब ये होता है कि तुम्हें पता करना है कि मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज द थिंग दैट आई नीड टू फाइंड इनसाइड दिस, इसमें से मुझे क्या निकालना है। अगर आप ये समझ गए कि ये क्वेश्चन मुझसे चाहता क्या है करना, ठीक, तो इसका ये पहला स्टेप हो गया। अब जैसे मान लो कोई एरे का क्वेश्चन है, ठीक है, अभी हम एरे पढ़ेंगे जब, तो आपको ये 3 स्टेप में ही मैं करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं जब कोई क्वेश्चन उठाऊंगी एरे का, तो मुझे ये चीज समझ में आएगा कि अच्छा लगता है ये मुझसे एरे से रिलेटेड रिलेटेड कुछ कुछ चीजें तो है शायद, तो इसका मतलब ये चाहता है कि मैं एरे इस्तेमाल करूं। फिर मुझे और समझना होगा कि इसको मेरे एरे इस्तेमाल करने से क्या चीज है जो इसको एक्चुअल रिजल्ट क्या चाहिए। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने का मतलब ये होता है कि तुम पता करो, कोशिश करो उसको पता मतलब पता करो कि वो तुमसे पूछना क्या चाहता है और वो तुमसे चाहता क्या है। ठीक, अब जब तुम्हें ये पता चल गया कि वो तुमसे चाहता क्या है, तो हम सब यहाँ पे मैथ्स के स्टूडेंट हैं। जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते थे जो सबकी दुखती नस होती थी, तो वहां पे हम एक चीज जो हमारे सारे टीचर कहते थे, हमारा एक फॉर्मेट होता था, अगर तुम्हें याद हो क्वेश्चन आंसर लिखने का, मैथ्स का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, कि यहाँ पे मानो क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख करके हम पहला एक हेडिंग डालते थे गिवन। अगर मुझे किसी भी 2 नंबर का एवरेज निकालने को बोला है तो मुझे वो 2 नंबर दिए होंगे तभी मुझसे वो एवरेज पूछ रहा होगा। मैथ्स में तो यही होता था, इनपुट आउटपुट तो मैथ्स तुमसे लेता नहीं है। तो मैथ्स में क्या होता है, एक गिवन नाम की चीज होती है जहां पे आप वो चीजें लिखते हो जो आपको उस क्वेश्चन में दी होती है। अब जब हम कोडिंग की बात करते हैं, जब हम डीएसए की बात करते हैं ना, तो हमें ये वाली जो चीज है गिवन वाली चीज, ये हमें आइडेंटिफाई खुद से करनी पड़ती है। ठीक, एक सेकेंड, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला क्या हो गया कि आपको अंडरस्टैंड करना है प्रॉब्लम को, दूसरा क्या करना है कि आपको गिवन चीजें जो आपको उस क्वेश्चन में दी हुई हैं जिनका यूज करके हम आउटपुट निकालेंगे, वो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है।
अब जो तीसरा स्टेप होता है वो स्टेप होता है आपका अप्रोच सोचने का। ठीक, जब हम बिगिनर होते हैं तो हमें नहीं पता होता है हम किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। ये जो 3 स्टेप का प्रोसेस है, ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस है। जो मेजॉरिटी लोग गलतियां करते हैं वो क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले वो क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर वो उसके अप्रोच के बारे में सोचने लगेंगे, अरे यार मुझे अप्रोच समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। आप गलत कर रहे हो। जब अभी मैं आप लोग को धीरे धीरे कोड शेफ से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ठीक, कोड शेफ एक तरह का कोडिंग चैलेंज, वहाँ पे कॉन्टेस्ट होते हैं हर वेडनेसडे। तो वहाँ पे पता है क्या होता है, मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, वो 8 से 10 चलता है वो कॉन्टेस्ट, वेडनेसडे को शाम को 8 से 10। तो मैं यूजुअली 9 बजे बैठती हूँ और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप 2 या 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हो या एक भी कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत बेसिक बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं उसके। ठीक, तो उसमें मैं अप्रोच क्या करती हूँ, मैं यही करती हूँ कि सबसे पहले मैं लाइन बाय लाइन उसको पढ़ती हूँ। पढ़ने के बाद मैं समझती हूँ कि ये मुझसे चाहता क्या है, फिर मैं ये अपने दिमाग में लिख लेती हूँ कि इसने मुझे दिया क्या क्या है। और जब तक मैं ये काम कर रही होती हूँ ना, ये 2 प्रोसेस, तब तक मैं सिर्फ और सिर्फ उसका जो ऊपर ऊपर वाला कोड होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अगर मुझे कुछ इनपुट कैसे लेना है, इनपुट लेना लूंगी, पहले क्या क्या इनपुट मांगा हुआ है इसमें, उसके बाद लास्ट में जाके मैं अप्रोच सोचती हूँ। क्योंकि मुझे अप्रोच तक आने के लिए पहले पता होना चाहिए कि मेरे पास दिया क्या। ठीक, तो ये आपके 3 प्रोसेस थे, 3 स्टेप प्रोसेस, जहाँ पे आपको किसी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है। क्योंकि एक बार आपने किसी चीज को पकड़ लिया और आपको उसमें अच्छा लगने लगा, मजा आने लगा, तो आप उसको नहीं छोड़ना पसंद करते। और पकड़ना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमें डर लगता है कि ऐसा ना हो कि हम फेल हो जाएं इस चीज को करने में। ठीक, तो अगर आपको अप्रोच पता है, किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करने का जो तरीका होता है अगर आपको वो पता है तो हो जाए। और यही 3 स्टेप प्रोसेस है जो मैं भी फॉलो करती हूँ। ठीक, अभी तक यहाँ पे किसी को डाउट तो बताओ। किसी को कोई भी डाउट? अगर नहीं है तो मुझे एक थम्स अप दिखा दो। ओके, फ्लो चार्ट एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन समझ आता है पर उसे कोड में कैसे करें ये नहीं बन पाता। अब मैं बताती हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है दीपांशी। ठीक है, ये सबकी प्रॉब्लम होती है। इसका प्रॉब्लम क्या है बताओ, मैं आपको सिंपल टर्म्स में अगर बताऊँ तो आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली बेस लेवल पे चीज़ें काम कैसे करती हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, ठीक है, और पहली बात तो मैं बता दूँ ये बहुत नॉर्मल है। आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, आपको ज़रूरत क्या है पता है, ये चीज़ सही कैसे होगी। जब हम 4th 5th में होते हैं तभी हमें शायद वर्ड प्रॉब्लम वगैरह मैथ्स में आनी शुरू हो जाती है। आप जब पहला वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको समझ नहीं आता कि मैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करूं। समझ आता है कि क्या करना है उसमें, बट कैसे करना है ये नहीं पता होता। बट जब आप ढेर सारे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, उसी पैटर्न के उसी तरह से या फिर अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करोगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला क्या है कि बेसिक पे अभी उतना पकड़ नहीं है, और वो पकड़ आएगा कैसे, जब आप रेगुलरली इंटेंसली प्रैक्टिस करोगे। और जितना टाइम आप किसी चीज को दोगे ना उतना मैक्सिमम रिटर्न आपको देगा। आप अगर अपने फोन को उतना टाइम दोगे तो आपका फोन आपको उतना एफर्ट देगा, और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को दोगे तो वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और बेस पे पकड़ अच्छी बनाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है ये मैं सॉल्व करवाऊंगी। और यही मोटिव है मेरा कि आपको जो जो क्वेश्चन मैं दूंगी, 2 दिन होंगे आपके पास। आज अगर मैंने होमवर्क दिया, कल मैंने अगर होमवर्क दिया तो मैं वो अगले 3rd क्लास में चेक करूंगी। ठीक, कोई डाउट होगा, नहीं करा कोई बात नहीं, मैं हम क्वेश्चंस को भी एक बार रिविजिट करेंगे। ठीक, अब हम आते हैं फ्लो चार्ट एंड इट्स कंपोनेंट का। देखो, जब भी तुम किसी भी कोर्स में पढ़ने जाओगे यूट्यूब पे तो वो फ्लो चार्ट वगैरह सूडो कोड वगैरह पढ़ाते हैं, बट वो ये नहीं बताते आपको कि इसका रियल लाइफ में क्या ये सही में कहीं पूछता है। इस फॉर्मेट में बहुत जगह नहीं भी पूछता है, बट कंपनीज को जब
एमसीक्यू वाला जब आप अभी थर्ड ईयर में आओगे तो अभी सेकेंड ईयर से ही इंटर्नशिप लगनी, धीरे धीरे इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो एमसीक्यू राउंड होता है, एप्टीट्यूड राउंड या एमसीक्यू राउंड जो होता है, वहां पे आपसे फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में चीजें पूछती हैं और आपको उसका सिर्फ और सिर्फ आउटपुट बताना होता है। तो आपको वो सूडो कोड या वो चीजें समझनी होती हैं। ठीक, अभी मैं बताऊंगी। अब देखो, फ्लो चार्ट का सिंपल मतलब क्या होता है कि आपको एक रॉ पता होना चाहिए कि काइंड ऑफ, तुम ऐसे समझ लो कि फ्लो चार्ट क्या है। बेसिकली एल्गोरिदम को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने का तरीका। एल्गोरिदम क्या था? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू एग्जीक्यूट, टू फॉर्म प्रोग्राम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखते थे। तो फ्लो चार्ट कुछ नहीं है, फ्लो चार्ट सिर्फ और सिर्फ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, बस। ये एक एल्गोरिथम को डायग्राम्स के फॉर्मेट में लाने का एक, समझने का एक तरीका होता है, बहुत इजी होता है। ठीक, अब सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स में आने से पहले मैं एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ। ठीक, मैं यहाँ पे स्टार्ट, इनपुट ए एंड बी, sum is equals to a plus b, print a, और यहाँ पे एंटर। अब मुझे कौन बताएगा? पहले तो मुझे ये बताओ किसको किसको पता है कि यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट क्या क्या है। इसको देख के हमें समझ में तो सब आ रहा है कि सबसे पहले कुछ तो स्टार्ट हो रहा है, फिर हम इनपुट ले रहे हैं किसी दो नंबर्स को, ए को और बी को हम इनपुट ले रहे हैं, फिर हम सम में ए और बी का एडिशन करके सम में डाल दे रहे हैं। ठीक, और फिर हम ए को प्रिंट करवा दे रहे हैं और फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल फ्लो चार्ट जो है वो हमारा यही है। ठीक, अब इसके कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो पहला कंपोनेंट जो होता है हमारा वो होता है टर्मिनेटर। ठीक, टर्मिनेटर के अंदर क्या होता है? स्टॉप और स्टार्ट और स्टॉप करने का जो होता है उसको हम टर्मिनेटर कहते हैं। देखो, टर्मिनेट करना मतलब बंद कर देना या उसको खत्म कर देना। ठीक है, तो टर्मिनेट मतलब या तो तुम ऐसे समझ लो कहीं से तो स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले कुछ नहीं था, अब यहां जाकर के एंड हो रहा है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। ठीक, तो टर्मिनेट करने का मतलब हमारा ये होता है। ठीक, अब अगर इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? हम ओवल यूज करते हैं, ये वाला, या तो हम एक ऐसा सिंबल यूज कर रहे होते हैं जहां पे रेक्टेंगल होता है बट उसकी जो ये होती है मतलब बाहर वाली एरिया वो ऐसे सर्कुलर होते हैं। आपको मेजॉरिटी यही देखने को मिलेगा। ठीक, ये हमारा टर्मिनेटर क्या होता है? स्टार्ट और एंड को दिखाने के लिए टर्मिनेटर हम यूज करते हैं। जो हमारा दूसरा वाला है, एक सेकंड, मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है। ओके, एक टर्मिनेटर हो गया, फिर हमारा होता है इनपुट आउटपुट। ठीक, इनपुट आउटपुट। अब देखो, हम यहाँ पे इनपुट जब ले रहे हैं तो हमने एक रोम्बस जैसा शेप बना दिया है। ये जो रोम्बस है वो हमारा इनपुट और आउटपुट, प्रिंट मतलब हम किसी चीज को आउट मतलब प्रिंट कर रहे हैं, मतलब हम आउटपुट ही तो दे रहे हैं। तो इनपुट आउटपुट के लिए हम ये रोम्बस वाला यूज करते हैं। फिर हमारा आता है प्रोसेसिंग ब्लॉक। ठीक, प्रोसेसिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि कोई भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए जो ब्लॉक होता है वहां उसको हम प्रोसेसिंग ब्लॉक कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एडिशन हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो इधर जो एडिशन हो रहा है उसको हम स्टोर कर रहे हैं किसी एक वेरिएबल में जिसका नाम है सम। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस हो रहा है एडिशन, और स्टोर करना भी एक तरह का प्रोसेस ही होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ही प्रोसेस नहीं होते? स्टोरिंग,
बाहर निकालना, ये सब भी एक तरह का प्रोसेस होता है। तो हम सम के अंदर ये ए और बी का जो एडिशन है वो हम स्टोर कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रोसेसिंग ब्लॉक कैसे डिनोट होता है? प्रोसेसिंग ब्लॉक को हम रेक्टेंगल से डिनोट कर रहे होते हैं। और वापस हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक, तो प्रिंट क्या होता है? प्रिंट एक तरह का क्या है? आउटपुट दे रहे हैं हम। तो आउटपुट देने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? यही रोम्बस वाला। और एंड क्या है हमारा? टर्मिनेटर ब्लॉक। ठीक है, एक ब्लॉक जो यहाँ पे मिसिंग है वो मुझे कौन बताएगा? एक कोई ऐसा ब्लॉक है जो यहाँ पे हमने नहीं लिया है। पैरेललोग्राम। नहीं, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कंडीशंस को चेक करना। वो एक तरह का कंडीशन चेक करता है। मैं बताती हूँ। एक जो ब्लॉक बचा हुआ है वो हम ऐसा कह लो वो हमारा डायमंड शेप का होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं, एक सेकेंड, उसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग ब्लॉक। अब जैसे मैं कहती हूँ कि मैं कॉलेज जाऊंगी, बट मैं तभी जाऊंगी जब मेरी अटेंडेंस जो है वो 75% से कम होगी। अगर मेरी 75% से ज़्यादा है तो मैं क्लास नहीं जाऊंगी। क्यों जाऊं मैं क्लास? ठीक, तो अब ये जो डिसीजन है कि मैं क्लास जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, ये बेस्ड है मेरे अटेंडेंस पे। तो अगर मेरा जो अटेंडेंस है, ठीक है, अगर मेरा जो अटेंडेंस होगा वो लेस देन होगा 75, ठीक, इसको हम डालते हैं एक इसमें डायमंड शेप में। ठीक है, और मैं इसको ऐसे बना दे रही हूँ। अगर मेरा अटेंडेंस जो है वो लेस देन होगा 75, ठीक, तब मैं क्या करूंगी? इसके ये चेक होगा कंडीशन। अगर हाँ, अगर सही में मेरे कम होगा, या तो हाँ होगा या तो शायद कम होगी या तो नहीं होगी। अगर यस होगी तो मैं क्या करूंगी? मैं कॉलेज जाऊंगी। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब मेरी अटेंडेंस कम नहीं है 75% से कम, तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। ठीक, तो ये जो ब्लॉक होता है ये होता है हमारा डिसीजन मेकिंग ब्लॉक, जहां पे हम कोई कंडीशन को चेक कर रहे होते हैं। यहीं से हमारा आता है इफ एल्स वाला एक टॉपिक, ठीक, जो कि हम जल्द ही कवर करेंगे। आज का फोकस हमारा फ्लो चार्ट और सूडो कोड पे। अब हम फ्लो चार्ट और सूडो कोड के कुछ बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाला लेक्चर जल्दी खत्म हो जाएगा, बट मैं आप लोग को पहले अब सूडो कोड बताती हूँ, और फिर हम जो जो क्वेश्चन उठाएंगे उनका एक साथ सूडो कोड भी लिखेंगे, फ्लो चार्ट भी लिखेंगे, और फिर मैं आपको होमवर्क दूंगी और फिर खत्म हो जाएगी ये क्लास। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ठीक, अब देखो सूडो कोड क्या होता है। मुझे सूडो का मतलब कौन बताएगा? इसका मतलब क्या होता है सूडो कोड? बेसिकली लैंग्वेज में लिखना क्वेश्चन को। हाँ, वेरी गुड, सही है। सूडो का मतलब बताओ मुझे। इसको तोड़ो एक बार, कि ये सूडो शब्द का मतलब क्या होता है। सूडो का मतलब होता है नकली। ठीक है, जैसे मतलब अब इतनी स्ट्रांग तो हमारी बायोलॉजी नहीं ही है, बट जैसे हम जब 9th 10th में पढ़ते थे तो एक अमीबा होता था, अगर तुम लोग को याद हो जी तो जी जी। उसका कोई शेप नहीं होता था, खुद का कोई शेप नहीं होता था उसका। वो एक फॉल्स शेप बनाया करता था, तो उसको हम कहते थे कि उसका एक सूडो स्ट्रक्चर, कुछ तो ऐसी लैंग्वेज होती थी। तो सूडो का मतलब क्या होता है? नकली। अगर मैं कह लूँ ये मेरा सूडो फ्रेंड है, मतलब ये मेरा नकली दोस्त है। ठीक, फॉल्स दोस्त, या फिर सूडो का मतलब वैसे तो होता है फॉल्स, बट अगर हम इसको लेमन टर्म्स में बोले, मतलब ऐਵੇਂ ही बोले, तो ये होता है नकली कोड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉल्स कोड, या फिर कह लो एक नकली कोड हो गया। तो सूडो कोड वो मतलब एक तरह का ऐसा कोड समझ लो जो कि कंप्यूटर को तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम नहीं लिख रहे होते उतनी, वो हम रीडेबल लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं अपने। अब कंपनीज की अगर मैं बात करूं, जब वो एमसीक्यू लेते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो जो उनके सूडो कोड होते हैं वो पूरे के पूरे कोड के फॉर्मेट में ही होते हैं। वो आपको कोड के लैंग्वेज में लिख करके देते हैं। वहां पे कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी होते हैं और कुछ कोड के वर्ड्स भी होते हैं। ठीक,
तो सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड कोई टिपिकल कोड नहीं होता जो आप कंपाइलर पे लिखो, चलाओ और चल जाएगा। ये एक ऐसा कोड होता है जो हम ह्यूमंस यूज कर रहे होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, कि जो किसी भी प्रॉब्लम की जो हमारी एल्गोरिदम होती है या किसी का भी जो लॉजिक होता है उसको अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, अपनी ओन लैंग्वेज में हम लिख रहे होते हैं। ठीक, ये हमारा इसका सूडो कोड का मतलब ये होता है। ठीक, अब जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला जो था, इसको हम सूडो कोड में कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। वैसे एक चीज, सूडो कोड में यूजुअली हम स्टार्ट और एंड नहीं लिखते। ठीक, सूडो कोड में हम डायरेक्टली ये लिख रहे होते हैं कि करना क्या है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इनपुट लिया ए को और बी को। फिर हमने क्या किया था, हमने ए और बी को, मतलब हमने क्या किया था, ऐड ए एंड बी, देन स्टोर इट इन सम। ठीक है, और फिर हमने लास्ट में क्या किया था, हमने सम को प्रिंट कर दिया था, हमने प्रिंट कर दिया था सम को। तो ये जो हमारी तरीका है, ये जो तरीका है लिखने का, ये होता है सूडो कोड का तरीका। इसी को हम कहते हैं सूडो कोड। अब सूडो कोड जब, जैसे मानो प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो मैंने आपको बता दिया कि कहीं कहीं सूडो कोड और फ्लो चार्ट आपसे पूछ लेता है। जब हम कंपनी में जाते हैं और हम किसी रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं उस मतलब मैं एक वेबसाइट डिजाइन कर रही हूँ, ठीक है, जो बेसिकली क्या करती है, यहाँ से लेकर के मेरे फ्रेंड्स का रूम कितना दूर है, अगर मतलब मेरे आसपास अकेले लोग कितने हैं या फिर अच्छे लोग कितने हैं, वो एक अलग चीज बात हो गई, मैं वहां के घुस गई। मतलब कह लो, अगर मैं कोई चीज डिजाइन कर रही हूँ और मेरे साथ टीम मेंबर्स है, मेरे साथ मेरे टीम में तनुज भी है, ख्याति है, विष्णु है और दीपांशी है, और लोग भी हैं, ठीक है। मुझे समझ है कि मुझे करना क्या है, ठीक है, बट मुझे ये नहीं पता कि करना कैसे है। करना क्या है ये तो पता है, बट करना कैसे है वो नहीं पता। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक सूडो कोड लिख दूंगी ऐसा, ताकि मेरे जो कलीग्स हैं उनको पता चल जाए कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और अगर वो कोड लिख सकते हैं तो वो मेरे इस सूडो कोड को अपने कोड में जो है वो कन्वर्ट कर पाए। तो सूडो कोड की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि मेरे ब्रेन में जो भी खिचड़ी पक रही है वो मैं उसको एक रीडेबल फॉर्मेट में लिख दूं, और वो मेरे कलीग्स को अच्छे से समझ में आ जाए और वो इसको कोड के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स लेंगे और मैं नहीं बताऊंगी, अब तुम लोग मुझे बताओगे एक एक करके कि कैसे कैसे हमें लिखना है। ठीक है, पहला बहुत इजी, ग्रीन कलर यूज करूंगी। चलो कोई कलर बताओ, मैं इन कलर से बोर हो चुकी हूँ। कौन बताएगा? ख्याति, अपना कोई फेवरेट कलर बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, यार कोई भी बता दो। वाइट। चलो वाइट ले लेते हैं, फिर हम ब्लू ले लेंगे। ठीक है, तो मतलब तुम्हें डार्क वाइट के ऊपर, मतलब ब्लैक के ऊपर वाइट और वाइट के ऊपर ब्लैक, वैसे सही है, वाइट तो अच्छा कलर होता है, पीस का कलर होता है वाइट। ठीक है, अब जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रही हूँ वो इजी इजी क्वेश्चंस हैं, वो हम अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये हम क्यों कर रहे हैं कि यार दीदी इससे क्या होगा, ये तो बहुत ही मतलब इससे बढ़िया तो आप हमें ये पढ़ाओ ही मत, सीधे एरे स्टार्ट कर दो या कोड करवाने लगो, नहीं, कुछ सोच समझ के करवा रही हूँ। ठीक, हमें एक सूडो कोड और फ्लो चार्ट बनाना है प्रिंट करने के लिए एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। कौन बताएगा मुझे? एक इंसान फ्लो चार्ट बताएगा और वही फिर सूडो कोड बताएगा, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 5, और फिर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ड्राई रन। ड्राई रन कैसे करते हैं? ठीक है, चलो बताओ, अब बताओ क्या करना है इसमें। ब्लू ले लेते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी सूडो कोड, कौन बताएगा मुझे?
विष्णु नहीं बताएगा। दीपांशी, क्या हो गया यार तुम लोग को? तुम लोग इतने मतलब मैं इतनी बोरिंग हूँ क्या? तुम लोग मतलब नहीं कुछ नहीं, बोल ही नहीं रहे हो। चलो अब बताओ सूडो कोड कैसे लिखूं? स्टार्ट करो, फिर 3 इनपुट लो, देन फिर सम डिवाइड बाय 3 करो, फिर एंड कर दो। ठीक है, पहले मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने इनपुट लिया ए को, बी को और सी को। उसके बाद मैंने क्या करा? मैंने ये वाला डब्बा बना दिया। मुझे ये बनाना चाहिए या फिर स्क्वायर बनाना, वो बनाना चाहिए रेक्टेंगल? मुझे ये बनाना चाहिए या रेक्टेंगल बनाना चाहिए? यही बनाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या करा? एक एवरेज नाम का बना लिया और इसके अंदर मैंने a प्लस बी प्लस सी को बी प्लस सी, डिवाइड कर दिया तो 3 से, 3 है से। ना? इसके बाद हाँ, मुझे क्या करना है? प्रिंट करा देंगे एवरेज। एवरेज को हम प्रिंट करवा देंगे। कौन सा शेप बनेगा यहाँ पे? प्रिंट के लिए मैम आपने रोम्बस बता दी थी। रोम्बस, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? एंड। हाँ, ठीक है। तो ये यार तुम लोग बहुत बोरिंग हो, तुम्हें मजे करने चाहिए तुम्हें। और पहली बार मुझे कोई मैम नहीं बोलेगा, दीदी बोलना, न मैम मत बोलना, ठीक? तो देखो, मतलब ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोग अब थोड़े शाई हो। तुम लोग धीरे धीरे मेरे जैसे हो जाओगे एक्सट्रोवर्ट थोड़े थोड़े। तो अभी देखो, सूडो कोड में हमने पहले स्टार्ट करा, फिर हमने इनपुट लिया, हमने एवरेज वाला काम करा, ये हमारा क्या होता है? प्रोसेसिंग ब्लॉक। फिर हमने आउटपुट दिया और फिर हमने टर्मिनेट कर दिया, मतलब एंड कर दिया। अब अगर हम इसकी सूडो कोड की बात करें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इनपुट हम इसको कंप्यूटर को, नॉर्मली मैं अपने कलीग्स को बताऊंगी कि मैं इनपुट करना चाहती हूँ ए बी सी को। उसके बाद मैं क्या बोलूंगी कि मैं एवरेज निकाल लूँ ए बी सी का। मैं भी लिख नहीं रही हूँ, तुम्हें बस समझा रही हूँ, लिख ही लेती हूँ यार। इनपुट करूँ ए बी सी को, फिर एवरेज निकालूं, ठीक है, ए बी सी का, ठीक। और यहाँ पे मैं एवरेज का फॉर्मूला लिख देती हूँ कि एवरेज का होता है, मान लो मेरे कलीग को एवरेज का फॉर्मूला नहीं पता, ठीक। और फिर मैंने क्या करा? मैंने प्रिंट करवा दिया एवरेज को, ठीक। ये हमारा सूडो कोड हो गया। इतना ही होता है। अब वैसे और भी क्वेश्चंस हैं, अब वो बहुत ही ज्यादा बेसिक है। एक है तुम्हारा प्रिंट करो किसी भी नंबर के हाफ को। तो नंबर के हाफ को प्रिंट करवाने के लिए तुम क्या करोगे? स्टार्ट तो करोगे ही, ठीक। उसके बाद तुम क्या करोगे? इनपुट लोगे नंबर को। इनपुट लेने के बाद तुम क्या करोगे कि तुम हाफ नाम का एक बनाओगे, ये तुम्हारा प्रोसेसिंग ब्लॉक होगा, उसके अंदर तुम a/2 कर दोगे, ऐसे ही हाफ होता है। उसके जी बाद जी। तुम प्रिंट करवा दोगे हाफ को और फिर तुम अपना एंड कर दोगे, ठीक। मैं अब ये सारे नहीं करवाऊंगी, अब ये तुम लोग करोगे, ये तुम लोग लिख लिख के करोगे। मुझे हर एक क्वेश्चन का, वैसे बहुत इजी इजी है, तुम ऐसे कर लोगे आधे 10-15 मिनट के अंदर, और करके ये मुझे दिखाना बाद में, ठीक। मैं जो मेन अब हमारा है वो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ड्राई रन करना। क्योंकि अगर तुम्हें ये पता है, मैं तुम्हें बताती हूँ, डीएसए सब कर लेंगे, जावा पढ़ना, डीएसए सॉल्व करना, ये बहुत इजी काम है, बट ये जो दिमाग के साथ खेलना का होता है ना, ड्राई रन करना, ये सबके बस की बात नहीं होती। ड्राई रन करने में ना लोग पागल हो जाते हैं, घोच मचा देते हैं, बट हमें यही एक स्किल है जो डीएसए के अंदर सीखनी है। अगर हम ड्राई रन करना, अगर हम स्टार्टिंग से ही अपने कोड को ड्राई रन कर करके देख रहे हैं, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो और अच्छी डेवलप, ठीक है। तो अब इसके लिए जो मैं क्वेश्चन लूंगी, कौन सा लूं? हाँ, इजी है काफी, वाइट ले लेते हैं। यार मैंने वाइट सेलेक्ट करा था, हाँ, ठीक है। हमें करना है प्रिंट नंबर्स, ठीक है, प्रिंट काउंटिंग नंबर, ठीक है, फ्रॉम 1 to n, ठीक। अब इसका जो फ्लो चार्ट है, पहले हम वो बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे,
ठीक है, बहुत ध्यान देना। स्टार्ट करेंगे। मुझे बोला है कि मुझे प्रिंट करना है नंबर्स को 1 से लेकर के n तक। अब मुझे 1 से शुरू करना है। मानो मेरी n की जो वैल्यू है वो मेरी है 3। ठीक, तो पहले मुझे 1 प्रिंट करना है, फिर मुझे 2 प्रिंट करना है, फिर मुझे 3 प्रिंट करना है। मुझे 3 के आगे कोई भी नंबर प्रिंट नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे इनपुट ले लूंगी पहले तो n को। ठीक, ताकि मुझे पता चले कि मुझे कहाँ तक नंबर जो है वो प्रिंट करना है। मैंने n को इनपुट ले लिया। अब मैंने जब n को इनपुट ले लिया तो मैं यहाँ पे काम करूंगी, मैं i नाम का भी कोई चीज ले लूंगी। ठीक, i। जब i की वैल्यू को मैं 1 से स्टार्ट करूंगी। ठीक, जब i की वैल्यू 1 होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है वो तो 3 से छोटा है। मुझे 1 2 3 ये चाहिए ना, तो मैं 1 को तो प्रिंट करवा ही सकती हूँ। 1 2 3 मैं 1 को प्रिंट करवा सकती हूँ। तो मैं अब क्या करूंगी, i की वैल्यू जो है मैं वो 1 ले लूंगी। फिर मैं यहाँ पे काम करती हूँ, एक इनिशियलाइज कर देती हूँ i इज इक्वल्स टू 1 को। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है? इनिशियलाइज का मतलब कि जैसे मैं जब पैदा हुई थी तो मेरी इनिशियल लैंग्वेज, मतलब मेरी पहली लैंग्वेज क्या थी? हिंदी। ठीक, तो इनिशियलाइज करना मतलब जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट होता है, कोई भी हम चीज उठा करके ले आते हैं, तो हम उसको एक वैल्यू इनिशियली दे देते हैं कि ये लो तुम्हारी वैल्यू। अब वो बाद में जाकर के चेंज हो सकती है। अभी मैं हिंदी बोलती हूँ, हो सकता है कल को मैं भोजपुरी बोलूँ, कल को मैं इंग्लिश बोलूँ, कल को मैं कोई और लैंग्वेज। बट इनिशियल लैंग्वेज मेरी क्या है? हिंदी है। तो आई की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है? 1 है। ठीक, अब मुझे कौन बताएगा कि इसको मैं कौन से डब्बे के अंदर डालूं? i इज इक्वल्स टू 1 को मैं कौन से डब्बे के अंदर डालूं? कोई बात नहीं, हिट एंड ट्रायल दे दो। रोमबस। रेक्टेंगल। हाँ, रेक्टेंगल। इसको हम डालेंगे रेक्टेंगल में। क्यों रेक्टेंगल में डालेंगे? मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि जो असाइनमेंट का भी काम होता है ना, असाइनमेंट मतलब कि किसी वैल्यू को, मतलब किसी भी चीज को कोई वैल्यू देना भी एक तरह का प्रोसेस काम ही होता है, प्रोसेसिंग ही होती है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब को छोड़ करके किसी एक नंबर को, किसी एक वेरिएबल को कोई वैल्यू देना भी एक तरह का प्रोसेसिंग का काम ही होता है। तो इसको हम किस में डालेंगे? रेक्टेंगल में ही डालेंगे। ठीक है विष्णु, ये बात समझ आ गई? ठीक है, चलो। अब मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट करा, फिर मैंने n की एक वैल्यू ले ली, और फिर मैंने i को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं क्या 3 के बाद 4 प्रिंट करवाऊंगी? अगर मेरी n की वैल्यू 3 है तो मैं तो 3 तक ही रहूंगी, मैं 3 के आगे नहीं बढ़ूंगी। तो इसके लिए मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर i की जो वैल्यू है, पहले i इज इक्वल टू 1 होगी, फिर मैंने क्या करा, प्रिंट करवा दिया 1 को, फिर मैंने i इज इक्वल टू 2 करा, फिर भी मैंने उसको 2 को प्रिंट करवा दिया, फिर मैंने i इज इक्वल टू 3 करा, और फिर मैंने 3 को प्रिंट करवा दिया। अब जब मेरा i इज इक्वल टू 4 है तो क्या मैं उसको प्रिंट करवाऊंगी? बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन डाल दूंगी कि जब तक मेरा i जो है वो लेस देन n है। ठीक, जब तक मेरा i जो है वो लेस देन n है तब तक मुझे ये काम जो है वो करना है। ठीक है, ग्रेटर देन, एक सेकेंड, हाँ सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई मुझसे, लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं। चलो देखो बताती हूँ, मैंने गलती क्या कर दी कि स्टार्ट करा हमने, सबसे पहले हमने n को इनपुट लिया। ठीक है, अब मैंने i इज इक्वल टू 1 रख दिया कि पहले मेरी i की वैल्यू जो है वो 1 होगी। ठीक है, फिर हम उसको प्रिंट करवा देंगे, i की वैल्यू 2 होगी, फिर हम उसको प्रिंट करवा देंगे, i की वैल्यू 3 होगी, हम उसको प्रिंट करवा देंगे। फिर मैंने देखा i की वैल्यू जो है ना वो n से अब बड़ी हो गई है, तो जैसे ही n से बड़ी होगी मैं यहाँ पे टर्मिनेट कर दूंगी, यानी कि अब मैं स्टॉप कर दूंगी। तो यहाँ पे जो मैं कंडीशन लगाऊंगी वो मैं किसकी कंडीशन लगाऊंगी? अगर मेरा i ग्रेटर देन n हो गया
तो मैं क्या करूँ। ठीक है, अब मुझे इसके आगे बताओ कि मैं कैसे कैसे लिखूं, क्योंकि पता तो सबको है कि करना क्या है, बट लिखना कैसे ये कौन बताएगा। इसमें इफ एल्स की कंडीशन लगेगी क्या? हाँ, इसमें इफ एल्स की कंडीशन लगेगी। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन डाल दी कि अगर मेरा आई जो है वो एन से बड़ा हो गया, एन से बड़ा हो गया, तो या तो बड़ा होगा, यस बड़ा हो गया, या तो वो बड़ा नहीं होगा। नो। ठीक, तो यहाँ पे हमारा इफ एल्स ऐसे लगा। ठीक है, अब देखो, अगर मेरा आई जो है वो एन से बड़ा हो जाता है, मेरा आई जो है वो एन से अगर बड़ा हो गया, तो मैंने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, मैंने स्टॉप कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, जैसे ही मेरी आई की वैल्यू एन से बड़ी होगी मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगी। ठीक, अगर मेरी आई की वैल्यू जब बड़ी नहीं है एन से, ठीक, बड़ी नहीं है इसका मतलब क्या है कि या तो आई की वैल्यू छोटी होगी, ठीक है, आई की वैल्यू जो है वो एन से छोटी होगी, या आई की वैल्यू जो है वो एन के बराबर होगी। बड़ी नहीं है, या तो छोटी होगी या तो बराबर होगी। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, मुझे प्रिंट कर देना है आई को। ठीक है, और प्रिंट करते समय हम कौन सा डब्बा लगाते हैं यहाँ पे, बताओ बताओ। रोमबस। हाँ, ठीक है, प्रिंट करते हुए हम लगाते हैं यहाँ पे रोम्बस। अब क्या मैं यहीं पे छोड़ दूं कि मुझे और भी कुछ करना है। आई की वैल्यू एंड मैंने चेक कर ली, अब मुझे करना है इंक्रीमेंट। वेरी गुड ख्याति विष्णु, वेरी गुड। यहाँ पे मैंने क्या करा, आई को इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब आई की जो वैल्यू है उसके अंदर मैंने +1 भी कर दिया। अब मैं इसको कौन से डब्बे में डालूंगी, rectangle. रेक्टेंगल। वेरी गुड। ठीक, अब जैसे ही मैंने आई को इंक्रीमेंट कर दिया, वापस से मैं आकर के चेक करूंगी कि क्या मेरा आई जो है अभी बड़ा है या छोटा है या बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक चीज जो मैं बता देती हूँ सबसे पहले, ड्राई रन करने से पहले, ड्राई रन का पहले इससे मैं ना आप लोग को मतलब समझाना चाहती हूँ और ड्राई रन की इंपॉर्टेंस बताऊंगी अभी। अब ये पहले इंक्रीमेंटेशन वाला काम देख लो, ये जो इंक्रीमेंटेशन वाला काम है ना, पहले इसको देख लेते हैं, इसके बारे में चीज देख। वैसे तो हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, बट ये जो i इज इक्वल्स टू i+1 है, इसका मतलब क्या होता है कि मैं i के अंदर जो अभी मेरी i की वैल्यू है, जैसे करंटली, जैसे मैं कहती हूँ कल सुबह जब मैं उठूंगी तो मैं एक अलग यशिका होंगी। ठीक, उसके लिए कल वाली यशिका को बदलने के लिए आज की यशिका में कुछ वैल्यूज को ऐड करना होगा। तो जो कल वाली आई है उसको उसमें आज वाली आई के अंदर 1 प्लस करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा अजीब एग्जाम्पल है, बट मुझे पता है तुम लोग समझ गए होगे, समझ गए ना, या तो हाँ। मैं थोड़ा अजीब एग्जाम्पल कभी कभी दे देती हूँ। ठीक, अच्छा। तो i इज इक्वल्स टू i+1 का मतलब क्या होता है कि जो आने वाली जो i है मेरी, उसके अंदर जो करंट वैल्यू प्रेजेंट है उसमें मैं +1 कर दूं। सिंपल। इसको लिखने का एक और तरीका क्या होता है, i++। ठीक है, i++ मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि अगर i की वैल्यू 1 है तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी, मतलब i पहले प्लस मतलब 2 फिर एक और प्लस मतलब 3। i++ का मतलब क्या होता है, i की वैल्यू एक बार बढ़ रही है। अब अगर मुझे i की वैल्यू 2 बार बढ़ाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे 4 प्लस लगा दूंगी, इसका मतलब ये नहीं है। i++ मतलब बस एक बार तुम उसको इंक्रीमेंट कर दो, मतलब थोड़ा ऊपर एक बार बढ़ा दो। ठीक, इसको लिखने का एक और तरीका क्या होता है, i प्लस इज इक्वल्स टू 1। मतलब i के अंदर ये प्लस इज इक्वल्स टू का मतलब क्या हो गया कि उसका +1। सेम यही मतलब है जो इसका मतलब। ठीक है, तो इंक्रीमेंट को कैसे कैसे देखो, अब अगर मैं बाहर जगह ऐसे लिखूंगी ना, ऐसे, तो ये बहुत अजीब है, मतलब क्यों लिखना है ऐसे फालतू में। तो या तो मैं ये फॉर्मेट यूज करूंगी, ये मैं इसको यहाँ से हटा दे रही हूँ, 2 i को 2 प्लस को, हाँ,
ठीक है, या तो मैं ये यूज करूंगी, और अगर कहीं मुझे 1 से, देखो जब मुझे 1 से इंक्रीमेंट करना होता है, डिक्रीमेंट मतलब कि मैं 1 घटा रही हूँ, तो वहां पे आई माइनस माइनस हो जाता है। जैसे अगर मेरी आई की वैल्यू अभी 3 है और मुझे इसको 2 करना है, तो मैं आई को माइनस माइनस कर दूंगी। ठीक, जब मुझे एक बार घटाना होता है या एक बार बढ़ाना होता है तो मैं यही यूज करूंगी। बट अगर मुझे 2 बार बढ़ाना है तो मैं आई प्लस इज इक्वल्स टू 2 लिख दूंगी। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं आई इंक्रीमेंट को लिखने के, और वही डिक्रीमेंट का भी काम होता है। ठीक, अब हम आते हैं कि ड्राई रन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बारे में बताऊं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया ताकि ड्राई रन करना इजी हो जाए। मुझे नहीं पता कि मानो मैं इसको इस पूरे फ्लो चार्ट को देख रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कि करना क्या है। मेरे पास ये सारी चीज, ये जो नॉलेज यहाँ पे मैंने अभी लिखी हुई है, यही होता है मेरा ड्राई रन। कि मैं एक एक इनपुट देख रही हूँ। जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया, मैंने n का वैल्यू लिया, तो n की वैल्यू मेरी क्या हो जा रही है, यहाँ पे n इज इक्वल टू मेरा मानो 5 हो जा रहा है। फिर मैंने i इज इक्वल टू 1 लिया। ठीक, ये मेरा ड्राई रन होता है। ड्राई रन जब भी हम करते हैं तो हमारे पास एक कॉपी पेन होना चाहिए, और कोड को हम लाइन बाय लाइन जो है वो पढ़ पढ़ के सॉल्व कर रहे होते हैं। तो i इज इक्वल टू 1 है। फिर मैंने चेक किया कि क्या मेरा 1 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। नहीं, ये नहीं है। तो जब नहीं है इसका मतलब क्या है, मुझे i को प्रिंट करवा देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको प्रिंट को ग्रीन में ले लेती हूँ, ग्रीन फ्लैग। ठीक, हाँ, मैंने क्या करा, आई को यहाँ पे 1 को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब मुझसे कहता है कि तुम एक काम करो, आई को इंक्रीमेंट भी कर दो। तो फिर अब मैंने क्या किया, आई को इंक्रीमेंट करके यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक, अब मेरी जो आई की वैल्यू है, वो आई की वैल्यू मेरी 2 आ गई। फिर मैंने चेक करा कि क्या मेरा आई जो है वो ग्रेटर देन 5 है, मतलब क्या मेरा 2 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। नहीं है। तो मुझे क्या बोला इसने कि अगर नहीं है तो तुम क्या करो, 2 को प्रिंट करवा दो। फिर मेरा ये इंक्रीमेंट हो करके क्या हुआ, i इज इक्वल्स टू मेरा 3 हो गया। फिर चेक हुआ क्या मेरा 3 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। नहीं है। अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट कर दूंगी। फिर मैंने क्या करा, मैंने वापस से वही करा, i को इंक्रीमेंट करा और 4 हो गया। फिर 4 क्या ग्रेटर देन 5 है, नहीं है। यहाँ पे मैंने 4 को प्रिंट करवा दिया। ऐसे ही मैं आ गई i इज इक्वल्स टू 5 पे। और 5 क्या ग्रेटर देन 5 है, नहीं। अगर होता तो हम रुक जाते, बट क्या 5 खुद से ही बड़ा होता है, नहीं। 5 खुद के बराबर होता है, खुद से बड़ा नहीं होता। तो ये वाली जो कंडीशन है 5 ग्रेटर देन 5, ये तो फॉल्स हो गई। तो हमने क्या करा, 5 को भी प्रिंट करवा दिया और हमें इंक्रीमेंट भी करा। i इज इक्वल्स टू 6 हुआ। और जब मैंने चेक करा कि क्या मेरा 6 ग्रेटर देन 5 है, तो मुझे जवाब मिला हाँ, ग्रेटर देन 5 है। एक सेकेंड, ये चार्ज नहीं हो रहा है क्या? ओह सॉरी। हाँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि जैसे ही मैंने i इज इक्वल टू 6 करा, वैसे ही मुझे मेरी जो ये यस वाली कंडीशन है वो ट्रू हो गई, और मेरा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट। ठीक, तो ये जो इम्पोर्टेंस है वो है हमारे ड्राई रन की इम्पोर्टेंस। अभी यहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ रही होगी कि यार यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, ये तो बहुत ईजी था। बट जब आप कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड लिख रहे होते हो, तो मैं जो होमवर्क में क्वेश्चन दूंगी उसमें से 2 ऐसे क्वेश्चन है, एक एक ऐसा क्वेश्चन है, बस एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप करना, जिसको करने में आपको मजा आएगा। क्योंकि वहां पे आपको 2 बार हो सकता है ये बनाना पड़े। जब आप फ्लो चार्ट बनाओगे ना, तब आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा, मतलब अगर फ्लो चार्ट बनाने में प्रॉब्लम होती है ना, तो जब आप फ्लो चार्ट बनाना सीख जाओगे, इजी इजी बनाओगे, फिर आप एक अच्छा फ्लो चार्ट बनाओगे, तो आपको एक्चुअल में मजा आने लगेगा। और एक बार अगर आपने कर लिया कोई काम, देखो किसी काम को ना स्टार्ट करने में ही दिक्कत होती है, एक बार कर लोगे ना, फिर तुम उसकी महारत होगे, फिर तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना होगा, पढ़ना नहीं होगा उसको। ठीक, तो अब ये रहा हमारा फ्लो चार्ट और सूडो कोड का काम। इतना मुझे बताना था आज की क्लास में। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में मैं बता दे रही हूँ कि
कल की क्लास में मैं आपको इंटेलिजे आइडिया, जिस पे हम कोड करेंगे, ठीक, फिर जेडीके इंस्टॉल करवाना, जावा डेवलपमेंट किट, वो बताऊंगी। जेडीके के बारे में मैंने कल बताया था कि जावा डेवलपमेंट किट जो होता है उसके अंदर जावा वर्चुअल मशीन होती है और कुछ डेवलपमेंट किट होते हैं। जावा वर्चुअल मशीन जो जो हमारा डेवलपमेंट किट होता है वो होता है इम्पॉर्टेंट, क्यों होता है, ताकि हम कोड जो भी है उसको, सॉफ्टवेयर या किसी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जो टूल्स होते हैं वो हमें डेवलपमेंट किट प्रोवाइड करता है, और कोड लिखने के बाद उसको चलाने के लिए हमारे पास जावा वर्चुअल मशीन होती है जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। अब मुझे बताओ कि बाइट कोड का कॉन्सेप्ट किसका क्लियर नहीं है। जो जो चीजें मैंने कल की क्लास में पढ़ाई थी, जैसे विष्णु, कल की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने आपको भी बता दिया कि मैंने जेडीके जेवीएम के बारे में बताया था, बाइट कोड क्या होता है उसके बारे में बताया था, जावा कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है वो मैंने बताया था, और आज की क्लास में मैंने ये बताया। कल की क्लास में मैं इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉल करवाऊंगी, जेडीके इंस्टॉल करवाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को गिटहब का जो रेपोजिटरी है, यानी एक तरह का फोल्डर जिसके अंदर सारी फाइल्स होंगी, वो क्रिएट करवाऊंगी, जहां पे आप अपने सारे के सारे कोड का ट्रैक रखोगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, डाउट पूछो, क्योंकि इसके बाद मैं होमवर्क दूंगी। क्या समझ में आया जो मैंने पढ़ाया, क्या वो समझ में आया, और क्या तुम लोग को लगता है ऐसा कोई चीज हो, मतलब थोड़ी इम्प्रूवमेंट, दीदी आप थोड़ा और ऐसे पढ़ाओगे तो और अच्छा रहेगा। बताओ, विष्णु कुछ बोल रहा था, कोई डाउट, कुछ किसी से भी रिलेटेड हो कोई डाउट? समझ में आया दीदी, आया। ठीक है, मजा आया। हाँ। चलो फिर ऐसे ही क्लास लेते रहना, और कुछ जा तो रहा नहीं है, पैसे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, मज़ा ही आएगा, मुझे भी सीखने को मिल रहा है। मैं तुम लोग को बताती हूँ, ये जो पूरे कॉन्सेप्ट्स थे ये मैंने पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, और मतलब बाद में, और फिर आज क्योंकि मुझे पढ़ाना था तो मेरा भी रिविजन हुआ, मुझे भी एक कहते हैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई, और फिर हम्म। मैंने तुम लोग को समझाया, तुम लोग को भी समझ में आया। ठीक है, कोई भी डाउट किसी भी चीज से रिलेटेड हो इसको छोड़ के तो वो भी पूछ सकते हो। टाइम क्या हो रहा है? 8:30 बजे तक मैंने सोचा था क्लास की, बट मतलब जो टॉप गोल था आज का वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब देना है होमवर्क, और करने में बोरियत फील होगी, बट जैसे तुम लोग क्लास में डटे रहे वैसे क्लास में डटे रहना, वैसे ही होमवर्क में डटे रहना, होमवर्क जरूर करना, क्योंकि बोरियत से तुम लोग गुजरोगे ना तो मजा आएगा। ठीक है, एक बार और बता दो, डाउट अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सारे के सारे होमवर्क के क्वेश्चन जो है वो तुम लोगों को लिख करके यहाँ पे बता दूंगी। थैंक यू विष्णु, थैंक्स। सही है, कोई डाउट नहीं है, एक बार थम्स अप दिखा दो, सब लोग थम्स अप दिखा दो एक बार। चलो ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे होमवर्क के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्या है कि आपको चेक करना है कि कोई नंबर लेना है और आप लोग को चेक करना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है। ठीक, अगर वो पॉजिटिव हुआ, इफ पॉजिटिव, तो आपको प्रिंट करना है पॉजिटिव। ठीक है, अगर नेगेटिव हुआ तो आपको प्रिंट करना है नेगेटिव, और अगर ज़ीरो हुआ तो आपको प्रिंट करना है ज़ीरो। ठीक है, इजी पीजी, वेरी इजी है क्वेश्चन। दूसरा क्या है कि आप लोगों को प्रिंट करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल।
इसके लिए फ्लो चार्ट भी बनाना है, सब सारे क्वेश्चन के लिए फ्लो चार्ट भी बनाना है और सूडो कोड भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करना है, फाइंड एंड प्रिंट एसआई, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला पता कर लो, नहीं पता गूगल से तो, और फिर मुझे ये करके दिखाना, ठीक है। बहुत इजी है, सिंपल एडिशन और डिवीजन। उसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, यही फाइंड एंड प्रिंट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट लिख दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ मैंने 2 बार लिख दिया, क्या तुम लोग देखते भी नहीं हो, मैंने यहाँ पे 2 बार 3 लिखा, तुम लोग का ध्यान नहीं है क्लास में बिल्कुल भी। फिर हाँ, प्रिंट करो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करना है। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ आता है प्रिंट मैक्स ऑफ 2 नंबर। अब मैक्स ऑफ 2 नंबर का मतलब क्या है कि 2 नंबर लो, उसमें से जो बड़ा नंबर है उसको प्रिंट करवा दो, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है और जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो आपको जरूर करना चाहिए, वो है चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। अगर प्राइम है तो प्रिंट कर दो प्राइम नंबर, इज प्राइम नंबर, और अगर प्राइम नहीं है तो कह दो नॉट प्राइम, ठीक है। ये ही एक स्टार क्वेश्चन है जो आपको करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इस मामले में ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और दे देती हूँ, बोनस क्वेश्चन। एड n numbers from user input and print sum, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो इस क्वेश्चन को बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको यूजर से एक नंबर लेना है n, ठीक है। n एक नंबर लेना है, और आपको जितना, जैसे मान लो यूजर ने मुझे 2 दिया, तो मुझे 2 बार यूजर से एक नंबर को इनपुट लेना है, और वो जो इनपुट देगा नंबर 2 बार यूजर, उसको मुझे ऐड करके उसका सम प्रिंट करवाना है। तो जैसे मैंने बोला n की वैल्यू मेरी 2 हो गई, तो पहले बार मैंने इनपुट में मानो 5 दिया, दूसरी बार मैंने इनपुट में क्या दिया, 6 दिया, तो मुझे इनका एडिशन मिल जाएगा 11, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब इनका क्या करना है, आपको सूडो कोड भी लिखना है और आपको इनका फ्लो चार्ट भी बनाना है, ठीक है। कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन इन सारे क्वेश्चंस में तो बताओ। और इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर आप ये इसका स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगी, ठीक है। ये आपका डे 1 का होमवर्क है, ओके। ख्याति और दीपांशी, तनुज, ठीक है। तो बस इतना ही आज की क्लास के लिए, ओके। और कोई भी डाउट हो, कोई भी कैसा भी, किसी हैकाथॉन से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, या कोई प्रॉब्लम आ रही है कॉलेज में, ठीक है, तो मुझसे कांटेक्ट करना, कोई भी कभी भी कर सकते हो, टेक्स्ट कर दो, मैं फ्री होंगी तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, जल्द से जल्द करूँगी। अगर बहुत अर्जेंट है, एकदम ही लग रहा है कि नहीं अभी मुझे इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो तुम कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। और होमवर्क जो है, देखो मैं दोबारा बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ये गलती पर्सनली करी थी, प्लीज़ ये गलती मत करना।
अगर तुम पहले साल से ही एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ोगे ना, तो आज अभी तो तुम डीएसए पढ़ रहे हो, आगे तुम्हारी ऑपरेटिंग सिस्टम आएगी, डेटा डीबीएमएस आएगा, बहुत से सब्जेक्ट और बहुत सारे सब्जेक्ट, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट, बहुत मजेदार सब्जेक्ट हैं वो सब। तो अगर तुम प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड पढ़ोगे तो इन फ्यूचर अगर तुम गेट के लिए भी जाने की कोशिश करोगे कि मैं गेट का एग्जाम देता हूँ, अगर तुम्हें एमटेक करना है तो, या पीएचडी करनी है तो तुम्हें ये जो मेहनत तुम अभी करोगे ना, उसका फल जो है वो आपको बाद में जरूर देखने को मिलेगा। कोई भी एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाते। ठीक है। तो अब मुझे, मैं अब बंद करती हूँ क्लास को। ठीक है। और अब मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, फिर हम इसको खत्म करते हैं। चिट चैट करना तो कर सकते हैं, कोई बातचीत वार्तालाप किसी चीज के बारे में भी। चलो, तुम लोग कर सकते हो, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे। 8:07 हो रहा है, 8:30 बजे तक सोचा था मैंने कि खत्म कर देंगे, जल्दी कर दिया हमने। अभी तो बहुत इजी टॉपिक चल रहा है, कल तो वैसे भी मैं कुछ ज़्यादा करवाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ इंस्टॉलेशन करवाऊंगी। और मैं आप लोग को गिटहब के बारे में थोड़ा बताऊंगी। ठीक, और थोड़ा सा मैं आप लोगों को हैकाथॉन्स के बारे में भी आइडिया दूंगी कल। ठीक है, तो कल मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊंगी, और अपनी प्रोग्रेस ग्रोथ से रिलेटेड। अगली क्लास से हम क्या करेंगे, हम पढ़ने धीरे धीरे थोड़ा कोडिंग में घुसना शुरू करेंगे, और अपने सारे के सारे कोड का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी सारी चीज़ें हैं जो हम कोड करेंगे, वो हमारे गिटहब पे साथ के साथ अपलोड होता रहेगा। इससे क्या होगा कि आप लोग की जो गिटहब है वो सुंदर लगने लगेगी, आपको मज़ा आने लगेगा ये करने में, और आपको खुद पे प्राउड फील होगा कि मैंने अच्छा कदम उठाया अपने लिए। ठीक है, तो खत्म करें क्लास। चलो, बाय बाय गाइस।